हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, रशिया और यूक्रेन की वॉर काफ़ी इंटेंस हो गई है और यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ का, साथ ही साथ अमेरिका का। तो हाल ही में यूके और फ्रांस द्वारा अपने सपोर्ट को एक्सटेंड किया गया और पहले यूके ने अपनी तरफ से स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल प्रोवाइड कराई यूक्रेन को। उसके बाद फ्रांस द्वारा स्कैल्प ईजी मिसाइल प्रोवाइड कराई जा रही है यूक्रेन को। तो ये दोनों सिमिलर मिसाइल्स हैं, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। तो इन मिसाइल के यूसेज को हम डिस्कस करने वाले हैं और इस चीज़ को हम डिस्कस इसलिए करेंगे क्योंकि ये मिसाइल्स हमारे द्वारा भी यूज़ करी जाती हैं। हमने जब रफाल परचेज करे थे तो उसके वेपन पैकेज के साथ ये मिसाइल्स आई थी। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि फ्यूचर में जो तेरस मार्क 2 होगा उसके वेपन पैकेज का भी ये मिसाइल पार्ट बनेंगी। तो ये कितनी एफिशिएंट और इफेक्टिव है ये इस वॉर में पता लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये मिसाइल्स पहली बार यूज करी जाएंगी। ये मिसाइल 2002 से ही एक्टिव है और मिडल ईस्ट में कई ऑपरेशंस के दौरान इन मिसाइल्स को यूज किया गया है, स्पेशली सीरिया में और ISIS के अगेंस्ट में। तो उस केस में क्या होता था कि जिन टारगेट के अगेंस्ट में ये मिसाइल्स लॉन्च करी जाती थी वो ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्टेड नहीं रहते थे, जिसकी वजह से इन मिसाइल्स को काफ़ी हाई सक्सेस रेट मिली है। अब इस केस में क्या है कि रशिया का जो एयर डिफेंस है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है, इनकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है और अगर इनके अगेंस्ट में हाई डिग्री की सक्सेस इस मिसाइल को मिलती है तो ये मिसाइल बहुत ही कैपेबल है। बाकी इस मिसाइल के बारे में हम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करें इससे पहले ये हम आपको बता दें कि यूक्रेन को जो मिसाइल्स प्रोवाइड कराई गई हैं ये एक्सपोर्ट वर्जन की है और यहाँ पर मैक्सिमम रेंज 155 माइल्स की बताई गई है, जो कि रफली 250 किलोमीटर के अप्रॉक्स होती है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ये इंश्योर करना चाहते हैं कि इन मिसाइल्स को यूक्रेन द्वारा सेल्फ डिफेंस के लिए ही यूज किया जाए और यूक्रेन की बाउंड्रीज में ही यूज किया जाए, रशिया के अंदर यूज ना किया जाए। क्योंकि अगर रशिया के अंदर ये मिसाइल्स यूज करी जाती हैं तो वो यूके और फ्रांस को रशिया के अगेंस्ट में सीधे सीधे खड़ा कर देगा। इसलिए यहाँ पर एक्सपोर्ट वर्जन ही दिए गए हैं। साथ ही साथ MTCR की रेगुलेशंस भी हैं जिसके अंतर्गत 500 किलो से कम वॉरहेड वाली मिसाइल्स और 300 किलोमीटर से कम रेंज वाली मिसाइल ही एक्सपोर्ट करी जा सकती हैं। खैर, इस चीज़ पर हम दोबारा आएंगे, लेकिन इससे पहले मिसाइल की जनरल स्पेसिफिकेशन हम समझ लेते हैं। तो ये मिसाइल एंग्लो फ्रेंच है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। यूके और फ्रांस दोनों द्वारा यूज करी जाती हैं और स्टेल्थ एयर लॉन्च सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स है। तो इनका रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम है और एक छोटा सा टर्बोमेका माइक्रो टर्बो TRI 6030 टर्बो जेट इंजन दिया गया है, जो कि 5.5 किलो न्यूटन के अराउंड थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है और मिसाइल को मैक्सिमम स्पीड मैक 0.8 से 0.95 तक प्रोपेल कर सकता है, जो कि अराउंड 1000 किलोमीटर पर आवर के आसपास की है, यानी कि हायर सबसोनिक है। तो मिसाइल का जो पूरा वेट है ये 1400 किलोग्राम से कम का है, जिसमें ये 450 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करती है। तो वॉरहेड की मात्रा यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये बंकर्स को और हाईली प्रोटेक्टेड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। तो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड ब्रोच वॉरहेड को यूज किया जाता है, जिसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि जो बंकर बस्टर ग्रेविटी बॉम्ब्स हैं उनके जितना इम्पैक्ट कैपेबिलिटी यहाँ पर मिलती है, जिसकी वजह से हार्डन टारगेट में अच्छा पेनिट्रेशन मिल जाता है। तो मिसाइल को फायर एंड फॉरगेट बोला जाता है और लॉन्च से पहले प्रोग्राम किया जाता है। एक बार ये लॉन्च हो गई तो उसके बाद इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये टारगेट को डिस्ट्रॉय करके ही मानेगी। तो गाइडेंस के लिए यहाँ पर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम दिया गया है, साथ ही साथ GPS दिया गया है। साथ ही साथ ये लो फ्लाई करते समय टेरेन मैपिंग को कर सकती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा लो फ्लाई कर सकती है डिफिकल्ट टेरेन में। तो इसको इंटरसेप्ट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये टेरेन का फ़ायदा उठा सकती है। बाकी इसका रडार क्रॉस सेक्शन तो कम है ही, तो हमारे लिए स्पेशली लद्दाख जैसे रीजन में ये काफी ज्यादा यूजफुल साबित होने वाली है। तो ये काफी लो फ्लाई करती रहती है और टारगेट के पास पहुंचने के बाद एकदम से क्लाइंब करती है और फिर टारगेट पर डाइव मारती है ताकि मिनिमम कोलेटरल डैमेज हो और टारगेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। बाकी टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये इंफ्रारेड कैमरा को यूज करती है, जो कि टेरेन मैचिंग करते हुए टारगेट को पॉइंट आउट करता है। तो ये काफी ज्यादा एक्यूरेट है। बाकी कहा यह जाता है कि ये सरफेस से 30 से 40 मीटर की ऊंचाई पर फ्लाई कर सकती है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि बाद में इसमें 2 वे डेटा लिंक को भी ऐड किया गया, जिसकी वजह से रीटारगेटिंग की कैपेबिलिटी आ गई और ये टारगेट की इमेजेस भी वापस होस्ट एयरक्राफ्ट पर ट्रांसफर कर सकती है, जिसकी वजह से डैमेज असेसमेंट भी किया जा सकता है। पर ये नए वर्जन्स में है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है और जैसा कि हमने डिस्कस किया, इसे सीरिया में यूज़ किया गया है, इराक में यूज़ किया गया था इन्वेजन के दौरान,
लेकिन वो टेस्टिंग फेज में था। ये मिसाइल तब सर्विस में इंडक्ट नहीं हुई थी। बाकी लिबिया में इनको यूज किया गया और कहा यह जाता है वहां पर 90% सक्सेस रेट इन मिसाइल्स के साथ मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये वो कंट्रीज थी जिनका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं था। रशिया के मुकाबले तो कहीं नहीं था, जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम भी अच्छा है और EW कैपेबिलिटी भी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये मिसाइल प्रोवाइड कराई गई यूक्रेन को, जैसा कि हमने डिस्कस किया, और कहा यह जाता है कि ये मिसाइल्स Su-24 एयरक्राफ्ट में लगाई गई हैं और उन्हीं से इनको फायर किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा होगा कि कैसे Su-24 से इनको इंटीग्रेट किया गया है, क्योंकि Su-24 एक्चुअली एक रशियन एयरक्राफ्ट है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये मिसाइल कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकती है। टारगेट की इंफॉर्मेशन पहले ही इन मिसाइल में लोड कर दी जाती है, जिसके बाद सफिशिएंट डिस्टेंस पर लॉन्च होने के बाद ये मिसाइल अपने आप ही टारगेट को ढूंढकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है। हाँ, इसकी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि जो 2-वे डेटा लिंक की सर्विस है वो यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट के साथ इनेबल्ड ना हो, क्योंकि उसके लिए भी डेटा लिंक पोर्ट को मिशन कंप्यूटर के साथ पेयर करना पड़ेगा, जो कि एक्चुअली पॉसिबल तो है पर एक लंबा प्रोसेस है। और जितनी जल्दी इनको ये मिसाइल मिली है, इसके चांसेस कम लगते हैं कि ये चीज़ करी गई होगी। बाकी जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये मिसाइल्स इनको जो दी गई हैं, ये 250 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज में स्ट्राइक कर सकती हैं, जबकि इनकी एक्चुअल में मैक्सिमम रेंज जो है ये 560 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है। यानी कि इस मिसाइल की रेंज को हाफ से भी कम करके यूक्रेन को दिया गया है। और इसके पीछे कारण ये है कि यूक्रेन MTCR का मेंबर नहीं है, यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, इसका मेंबर यूक्रेन नहीं है, इसलिए इनको एक्सपोर्ट वर्जन दिए गए हैं जहां पर रेंज रिड्यूस्ड है। तो यहाँ पर सवाल उठ रहा होगा कि क्या इंडिया को भी कम रेंज वाली स्टॉर्म शैडो या फिर स्कैल्प मिसाइल दी गई है? तो इंडिया 2016 में ही MTCR का मेंबर बना है, तो मोस्ट लाइकली जो इंडिया को स्कैल्प मिसाइल मिली है ये फुल रेंज वाली होगी, जैसा कि ब्रह्मोस के साथ हुआ था। पहले 290 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज वाली ब्रह्मोस हमारे द्वारा ऑपरेट करी जाती थी, अब 500 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज हम अपनी ब्रह्मोस से अचीव कर रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली हमारी जो स्टॉर्म शैडो है या फिर स्कैल्प मिसाइल है, ये फुल रेंज वाली है और 500 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज के साथ आती है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि इन मिसाइल्स को रशिया के अगेंस्ट में कितना यूज किया गया है और इनकी इफेक्टिवनेस अभी तक क्या नजर आई है। तो यूक्रेन द्वारा स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स यूज करना चालू कर दी गई हैं और कई डेब्री जो है रशिया द्वारा शोकेस करी गई हैं, जो कि ये कंफर्म करती हैं कि यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल फायर करी है। तो रशिया का यहाँ पर ये कहना है कि इनके एयर डिफेंस ने करीबन 7 स्टॉर्म शैडो मिसाइल को शूट डाउन किया है, साथ में 3 हार्म एंटी रेडार मिसाइल को शूट डाउन किया है और 7 हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स को शूट डाउन किया है, और वो भी एक ही दिन में। तो इस टाइम पे दोनों साइड से जो क्लेम किए जा रहे हैं, किस पर भरोसा किया जाए, इसको डिसाइड करना एक्चुअली काफ़ी डिफिकल्ट है। बाकी स्टॉर्म शैडो के यूसेज को लेकर यूक्रेन द्वारा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितनी स्टॉर्म शैडोज फायर करी गई थी, जिनमें से 7 को इंटरसेप्ट किया गया है, तो कुछ कह पाना थोड़ा मुश्किल है। वहीं पर रशिया द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये पहली बार नहीं है कि हमने स्टॉर्म शैडो को इंटरसेप्ट किया है। रशिया का ये भी क्लेम रहा है कि इन्होंने सीरिया में भी स्टॉर्म शैडो को इंटरसेप्ट किया हुआ है, तो वहां पर इनके क्लेम्स को यूएस ने गलत बताया था, पर इस केस में इनके क्लेम्स सही हैं या गलत, इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। तो स्टॉर्म शैडो एक काफ़ी अच्छी मिसाइल है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। तो एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि रशिया द्वारा इनको इंटरसेप्ट तो किया जा सकता है, पर किया गया है इस पर भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो भी हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये मिसाइल रशिया के अगेंस्ट में कितनी सक्सेसफुल साबित होती है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।